नमस्कार। आज हम बीएड कोर्स 10 में लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम भाषा पार पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम शिक्षा के दौरान भाषा इसमें मॉड्यूल 1 में द नेचर एंड कैरेक्टराइज ऑफ लैंग्वेज भाषा की प्रकृति और विशेषताएं इसमें 10.1.2 स्पेसिफिक ह्यूमन बिहेवियर सिस्टम ऑफ सिंबल्स ओरल एंड रिटन फॉर्म्स विशिष्ट मानव व्यवहार प्रतीकों की प्रणाली मौखिक और लिखित रूप यह भाग 3 में देखने वाले हैं। स्पेसिफिक ह्यूमन बिहेवियर सिस्टम ऑफ सिंबल्स ओरल रिटन फॉर्म्स विशिष्ट मानव व्यवहार प्रतीकों की प्रणाली मौखिक और लिखित रूप विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा। भाषा मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भाषा व्यक्ति और समाज दोनों के विकास की आधारशिला है। भाषा भाव अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का साधन है। मनोभावों के अभिव्यक्ति के प्रयत्न ने भाषा को जन्म दिया। बुद्धि प्रधान प्राणी होने के कारण मनुष्य ने धीरे धीरे विचार प्रधान भाषा का विकास किया। आज के समय में भाषीय विकास के फलस्वरूप भाषा भावाभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का अनुपम साधन है। भाषा सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतक्रिया का साधन एक आधार है। मनुष्यों के मध्य जो भी सामाजिक अंतक्रिया होती है वह सब भाषा के माध्यम से आती है। समाज के व्यक्ति परस्पर जो भी व्यवहार करते हैं वह भाषा के माध्यम से करते हैं। भाषा के अभाव में सामाजिक समूह अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय एकता का होना असंभव है। भाषा मानव विकास का मूल आधार है। मनुष्य की भाषा और विचारों से अटूट संबंध होता है। विचार से भाषा मनुष्य की विशेषता है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता है और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता। भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। भाषा की प्रगति के साथ साथ समाज की सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है, जिसका फलस्वरूप ज्ञान विज्ञान की उन्नति हुई है और श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई है। किसी भी समाज की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का मापन उसकी उन्नत भाषा से किया जाता है। भाषा मनुष्य के भाव विचार अनुभव एवं आकांक्षाओं को सुरक्षित रखती है। संस्कृत के दो कार्य है, संरक्षण एवं सृजन। मानव संस्कृति में भावों विचारों अनुभवों आस्था एवं आकांक्षाओं का समावेश होता है। भाषा के द्वारा संस्कृति के इन सभी पक्षों का संरक्षण किया जाता है। मानव की इस अनुभव धरोहर को भाषा द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। इन विचारों में प्रतिक्षण नवीन परिवर्तन आता रहता है तथा एक का विचार दूसरे के संपर्क में आकर नवीन रूप ग्रहण करता चला जाता है। भाषा के माध्यम से ही कविगण व अन्य लोग सृजन कार्य करते हैं। स्कूलों में विभिन्न भाषाओं का स्थान। आजकल स्कूलों में भाषाओं का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा के बिना मानव जीवन जिंदा रहकर भी मृत के समान है। आमतौर पर सभी स्कूलों में त्रिभाषा सूत्र को अंगीकृत किया गया है। विभिन्न भाषाओं का विचार करने के बाद पता लगता है कि स्कूलों में मातृभाषा का स्थान अग्रगण्य है। सभी राज्यों के प्राथमिक पहली से चौथी कक्षा इनमें स्कूलों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही रखा गया है और साथ साथ ही मातृभाषा की आवश्यकता को बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि मातृभाषा चरित्र निर्माण का एक प्रमुख साधन है। उससे विद्यार्थी सुसंस्कृत एवं समुन्नत बनाते हैं। मातृभाषा के साथ अंतरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी का अध्यापन 5वीं कक्षा से शुरू है। अंग्रेजी भाषा में विज्ञान की प्रगति एवं विश्व की भाषा होने के नाते उसे स्कूलों में द्वितीय स्थान दिया गया है। इतने भी नहीं, आज भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल प्राथमिक कक्षा से अपने देश में बहुत है। आमतौर पर मिडिल तथा सेकेंडरी स्कूलों में मातृभाषा को
जितने कालांश दिए गए हैं उतने ही कालांश अंग्रेजी भाषा को दिए गए हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा एक फैशन बनकर रह गई है। उसका अभ्यास होना आवश्यक है, किंतु उसका पूरी तरह से पीछा करना ठीक नहीं। तीसरे क्रमांक पर राष्ट्रभाषा का स्थान आता है। राष्ट्रभाषा का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण होते हुए भी अपने देश के कई राज्यों में, विशेष तौर पर अहिंदी प्रांतों के स्कूलों में इसका विचार गरिमामय नहीं जितना आवश्यक है। राष्ट्रभाषा का स्थान हिंदी मातृभाषा प्रदेशों में उचित है, मगर अहिंदी प्रांतों में इसकी अवस्था लड़खड़ाती हुई अवस्था में है। हिंदी राज्यों में 8वीं कक्षा से प्रारंभ किया गया है। इस भाषा के लिए अवधि भी 2 हफ्ते भर में 2 या 3 ही दी गई है। इससे समुचित ज्ञान छात्रों को मिल नहीं सकता। इसकी प्रतीक्षा भी नाम के वास्ते होती हुई दिखाई पड़ती है। मातृभाषा और अंग्रेजी की तुलना में इसका महत्व 50% भी नहीं है। जहाँ स्कूलों में मातृभाषा तथा अंग्रेजी भाषा की परीक्षा 100 अंकों की होती है, वहाँ राष्ट्रभाषा की परीक्षा सिर्फ 50 अंकों की भी होती है, और वह भी स्कूलों में अनिवार्य नहीं है। आजकल अहिंदी प्रांतों में भी हिंदी प्रचार एवं प्रसार तीव्र गति से चल रहा है। सरकारें इसकी महत्ता को देखकर स्कूलों में इस भाषा को उचित स्थान प्रदान करने की सोच में दिखाई दे रही है। भाषा कौशल, इसमें श्रवण के आवश्यक तत्व, सुनकर अर्थ ग्रहण व सीखने के लिए उद्युक्त करना, धैर्य पूर्वक सुनना, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना, मनोयोग पूर्वक सुनना, ग्रहणशीलता की मनस्थिति बनाए रखना। श्रवण कौशल के उद्देश्य, छात्रों में श्रवण के प्रति रुचि करना, छात्रों में सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करना, दूसरों द्वारा उच्चरित शब्दों को सुनना, शब्द उच्चारण के योग्य बनाना, श्रुत सामग्री के महत्वपूर्ण अंशों को पहचानने की योग्यता विकसित कराना, आकर्षक एवं मर्मस्पर्शी विचारों तथा भावों का चयन करने की योग्यता विकसित करना, वक्ता के मनोभावों को समझना, श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। वाचन कौशल, वाचन भाषा के लिखित रूप पर आधारित है। सामान्य भाषा में लिखे हुए शब्दों का उच्चारण करना वाचन कहलाता है। वाचन में केवल लिपिबद्ध अक्षरों की पहचान तथा उनकी मौखिक अभिव्यक्ति ही पर्याप्त नहीं है, वरन उसका अर्थ ग्रहण करके उसे समझना भी अनिवार्य है। अतः वाचन की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है: कवि या लेखक के लिखित विचारों एवं निहित भावों के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे वाचन कहते हैं। वाचन के तत्व, ध्वनि के प्रतीक वर्णों को देखकर पहचानना, वर्णों के प्रकारों से शब्दों का निर्माण करना, शब्दों को उचित दृष्टि सोपान में बांटकर गति से उच्चारित करना, वाक्य को सार्थक इकाइयों में बांटकर पढ़ना, प्रसंगानुसार शब्दों का भाव ग्रहण करना, पूर्व अर्जित ज्ञान से पठित सामग्री का संबंध स्थापित करना, निश्चयात्मिका बुद्धि से पठित सामग्री का संबंध स्थापित करना, अपना आचरण मंतव्य के आधार पर स्थिर करना तथा तदनुसार व्यवहार करना। मौखिक अभिव्यक्ति के कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ बोलना है। जब व्यक्ति ध्वनियों के माध्यम से मुखों अवयव की सहायता से उच्चारित भाषा का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को प्रकट करता है, तब उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। मुंह से बोलकर अपने भावों, विचारों तथा अनुभवों को व्यक्त करना मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का महत्व, दैनिक जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व, व्यवसायिक क्षेत्र में सहायता, ज्ञानार्जन का महत्वपूर्ण साधन, बोलचाल अभिव्यक्ति का सहज साधन, भाषा शिक्षण में बोलचाल का महत्व, व्यक्तित्व के विकास में सहायक। मौखिक कार्य का उद्देश्य, स्वाभाविक ढंग से वार्तालाप करने की क्षमता प्रदान करना, तथ्य को स्पष्ट स्वरूप से प्रस्तुत करने की क्षमता विकसित करना, मौखिक रूप से अपनी बात को प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदान करना,
प्रभावोत्पादक स्वर एवं भाषा में उत्तर देने की क्षमता प्रदान करना, वाक्यों में शब्दों को यथोचित स्थान पर प्रयोग करने की क्षमता प्रदान करना। लेखन कौशल। लेखन का आशय होता है ध्वनि प्रतीकों को लिपि का आकार देना। जब हम अपने विचारों, भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तो उसे लेखन कौशल कहा जाता है। लेखन कार्य के उद्देश्य सुपाठ्य लिखना, सुडौल लिखना, आवश्यक गति के साथ लिखना, लेख में यथोचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाना, वाक्यों को शुद्धता के साथ लिखना, यथावत लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग करना, क्रमवार लिखना, विषय की एकता बनाए रखना, अनुच्छेदों की रचना करते हुए लिखना और मौलिकता लाना। तो आज हमने लेखन कौशल, मौखिक कौशल तथा इसके अलावा जो कौशल थे उनका उपयोग और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।